गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम एक नया आगाज़ शुरू कर रहे हैं और ये रहेगा हमारा करेंट जो मतलब कि साप्ताहिक करेंट रहेगा। जैसे कि हर एक सप्ताह का करेंट 5 दिन का करेंट हम एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो डेली वाइज करेंट सेशन हमारा चल ही रहा है इस चैनल पे, जो कि पर डे के हिसाब से आज 9 जनवरी 2025 का करेंट करवा चुके हैं। और हम अब ये दिसंबर से एक मंथ बैक से स्टार्ट करेंगे। पहले दिसंबर ख़त्म करेंगे, नवंबर ख़त्म करेंगे, ऐसे करके बैक में जितना भी है मान के चलिए हम 6 महीना का करेंट हम 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे इसको। जैसे महीना में हो गया आपको सप्ताह 4 सप्ताह होगा, 5 सप्ताह, 4-5 सप्ताह, मतलब 4-5 दिन में एक महीना हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यही बेसिस पे होगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे वो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के बीच का जितना भी करेंट हुआ है उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर 7 दिसंबर के बाद वाला जितना रहेगा उसको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर ख़त्म होगा, नवंबर ख़त्म होगा, उसके बाद अक्टूबर ख़त्म करेंगे। इसी करके बैक करके हम पीछे चले जाएंगे। जुलाई तक का हम करंट आप लोग को कवर करवा देंगे एक महीना के अंदर पूरा। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और आगे कल का क्लास में फिर इसके अगला करवाएंगे। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और कल भी आके इस चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और उसको हम इसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसमें जाके देख लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का। पहला हम अंतर्राष्ट्रीय करंट से स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें देखिए जो बाइलिंगुअल होंगे, जैसे कि जो इंग्लिश जिसका लैंग्वेज होगा वो अपना इंग्लिश में इसको करंट को कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। तो हम हिंदी से पढ़ाते हैं आप लोग को। जो देखिए आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जीएस सेक्शन में 8 मार्क का सिर्फ करंट ही पूछता है उसमें। और बिहार का बीपीएससी जैसे पीटी होने वाला है 71वीं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। बीएसएससी का एग्ज़ाम है, दरोगा का है, बिहार पुलिस का है, ढेर सारा एग्ज़ाम है। और केंद्रीय लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये बेनिफिशियल है। तो आप लोग देखते रहिए सिर्फ। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत को डैश के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में फिर से चुना गया है। तो किस कार्यकाल के लिए? 2025-26 के लिए। और इसका डिस्क्रिप्शन है, ये भी हम लोग पढ़ देते हैं। बोल रहा है, भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य शांति निर्माण आयोग में से फिर से चुना गया है। दिसंबर 2005 में शांति निर्माण आयोग की स्थापना के बाद से भारत इसका सदस्य रहा है। शांति निर्माण आयोग एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बड़े शांति समझौते को मजबूत करता है और संघर्षों से प्रभावित देशों में शांति पहल में सहायता करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इस बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नगोजी ओकोंजो-इवेला को, मतलब विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक फिर से नियुक्त किया गया इसे। तो विश्व व्यापार संगठन देखिए WTO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागोजी ओकोंजो-इवेला को 1 सितंबर 2025 शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। नागोजी ओकोंजो-इवेला ने पहली बार 1 मार्च 2021 को महानिदेशक का पद संभाला था। उनका पहला कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। अफ्रीकी देशों और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से संभावित व्यवधानों पर चिंताओं के कारण उनकी पुनर्नियुक्ति तेजी से की गई है। 8 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया की देखरेख जनरल काउंसिल के अध्यक्ष नॉर्वे के राजदूत पीटर ओलबर्ग ने की थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक के रूप में किसके नाम की घोषणा की है? किसके नाम की घोषणा की है? तो काश पटेल। देखिए अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक के रूप में काश पटेल के नाम की घोषणा की। यदि अमेरिकी सीनेट इनकी पुष्टि करती है, जो अनिवार्य है, तो पटेल अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और भारतीय अमेरिकी होंगे। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राजनीतिक निक्की हेली को ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले प्रशासन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। 2020 में कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले हेली अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में सबसे अधिक सेवा देने वाली भारतीय अमेरिकी थी, जो संघीय कैबिनेट के बराबर पद पर थी।
और 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, नोट्रे डेम कैथेड्रल 7 दिसंबर को फिर से खुलेगा, यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। नोट्रे डेम कैथेड्रल 7 दिसंबर को फिर से खुलेगा। फ्रांस का नोट्रे डेम कैथेड्रल 5 साल बाद 7 दिसंबर को फिर से खुलने वाला है। ऐतिहासिक अखंडता के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक सुरक्षा मानकों को एकीकृत करके इसे फिर से खोला जाएगा। 2019 की आग ने नोट्रे डेम की छत और शिखर को नष्ट कर दिया था। नोट्रे डेम कैथेड्रल एक मध्ययुगीन गोथिक कृति है और सदियों से एक सांस्कृतिक प्रतीक रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, नेटुम्बो नदी नदेतवा निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। देखिए, नेटुम्बो नदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की नेटुम्बो नदी नदेतवा ने नामीबिया के 8वें राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्हें 57% से ज़्यादा वोट मिले। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी पंडुलेनी इटुला को 26% वोट मिले। नदी नदेतवा वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी मिलने के बाद से ही वे नामीबिया की राजनीति में एक अहम शख्सियत रही है। 6 नंबर है, किसी देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया? तो दक्षिण कोरिया द्वारा। दक्षिण कोरिया में तेजी से बदलते राजनीतिक घटना चक्र में राष्ट्रपति यू सुक योल ने 3 दिसंबर 2024 की रात को देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था और 4 दिसंबर 2024 की सुबह दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद उन्हें अपनी घोषणा को रद्द करना पड़ा। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ 16 बार लगाया जा चुका है और आखिरी बार 1979 में लगाया गया था, जब दक्षिण कोरिया के सैन्य तानाशाह और राष्ट्रपति पार्क चुन-ही की हत्या कर दी गई थी। 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से कोरिया गणराज्य या दक्षिण कोरिया 1987 में वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना से पहले ज़्यादातर सैन्य शासन के अधीन रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय खत्म कर लिए। सेकंड टॉपिक है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय सरकार के किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? किस स्थान पे? तो नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का विकास इंजन बनाने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के तहत भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में की। महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। देखिए, भारत सरकार किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? तो नई दिल्ली में करेगी। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? तो गुजरात से। गुजरात के प्रमुख हस्तशिल्प घर चोला को केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत मिला है, जिससे राज्य के कुल जीआई टैग 27 हो गए हैं। गुजरात को घर चोला हस्तशिल्प के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम में प्रदान किया गया, जिसकी मेजबानी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त ने की। यह मान्यता क्या बोलते हैं विकास तक कार्यक्रम प्रदान किया, जिसकी मेजबानी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त ने की। यह मान्यता गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में गढ़वी गुर्जरी के अथक प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। घर चोला के लिए जीआई मान्यता गुजरात की अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 9 नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 डैश में जल्द चालू होने वाला है। कहाँ चालू होने वाला है? तो रामेश्वरम, तमिलनाडु में। देखिए, पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 रामेश्वरम में जल्दी चालू होने वाला है। दक्षिण सर्किल रेलवे सुरक्षा आयुक्त एम चौधरी द्वारा 13 और 14 नवंबर को निरीक्षण के बाद नया पंबन रेल पुल एक पखवाड़े के भीतर चालू होने की संभावना है। भारत में अपनी तरह का पहला यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जर्मनी और स्पेन के गतिशील रेल पुलों से प्रेरित है। रेलवे के निर्माण शाखा रेल विकास निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों ने इसी
प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए स्पेन के वेलेंसिया और बार्सिलोना तथा जर्मनी के हैम्बर्ग बंदरगाहों का दौरा किया है। नया पुल जो 110 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित कैंटिलीवर पुल की जगह लेगा में 100 खंड है, जिसमें से 99 खंड 18.3 मीटर लंबे है तथा समुद्र के पार 72.5 मीटर लंबा नौवहन खंड है। 280 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाला यह पुल सीधा खड़ा होगा, जिससे बड़े जहाज भी रामेश्वरम तट से गुजर सकेंगे। 10 नंबर है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथन होंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक समुद्री परिदृश्य के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, एशिया प्रशांत देश चर्चा में भाग लेंगे। यह सम्मेलन 15 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान समुद्री दुनिया में भविष्य के विकास और वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में दुनिया भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जो भी मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। 90 बाघों की अनुमानित आबादी के साथ रातापानी अब राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य बन गया है। मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए निर्णय राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। राज्य में पहले से ही कान्हा, बांधवगढ़, पचमढ़ी, सतपुड़ा, संजय और कांची टाइगर रिजर्व जैसे वन्यजीव अभयारण्य की मौजूदगी है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और यहाँ बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2022 की गणना के अनुसार राज्य में 785 बाघ है, जबकि 2018 में यह संख्या 526 थी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों और विरासत स्थलों को बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल का ध्यान इसके पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और इसे भारत के पर्यटन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहा है। पश्चिम बंगाल में विरासत पर्यटन पर जोर देने से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो ऊबर जो है पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ऊबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर शिकारा की बुकिंग के साथ भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। पहली बार भारत में किसी कंपनी द्वारा द्वारा जल परिवहन के लिए बुकिंग सेवा शुरू की गई है। शिकारा एक तीर्थघर या हाउसबोट है जो इटली के वेनिस शहर के प्रसिद्ध गोंडोला से मिलते जुलते हैं, लेकिन आकार में उनसे छोटे होते हैं और आकर्षक ढंग से सजाए जाते हैं। ऊबर वेनिस सहित कुछ यूरोपीय देशों में जल परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बिहार पवेलियन को उसके असाधारण डिजाइन, विषयगत प्रस्तुति के प्रदर्शन के लिए 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें 9 विदेशी प्रदर्शकों के साथ साथ 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ भारत मंडपम के एमपी थिएटर म्यूजिकल फाउंटेन हॉल फर्स्ट के पास में हुआ है। इससे पहले मंडप का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया, जिन्होंने इसकी अनूठी थीम विकसित भारत @ 2047 के तहत विकसित बिहार के माध्यम से राज्य की प्रगतिशील गति पर प्रकाश डाला। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 5 दिसंबर 2024 को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। 2024 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश भागीदार देश है? तो तंजानिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 5 दिसंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता
के जन्म की याद में मनाया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की वह शिक्षा शामिल है जो उन्होंने महाभारत के प्रसिद्ध 18 दिवसीय युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी थी। इस वर्ष अफ्रीकी देश तंजानिया विदेशी साझेदार देश है और ओडिशा राज्य साझेदार है। हरियाणा सरकार ने 1989 में राज्यव्यापी सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के रूप में गीता महोत्सव की शुरुआत की थी। 2016 में हरियाणा सरकार ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में पुनः ब्रांड किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2024 को पीएम मोदी द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प संपन्न कपड़ा उद्योग और संस्कृति को उजागर किया जाएगा। 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, इस आयोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पूरे कार्यक्रम में 250 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले विशिष्ट हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों में 34 जीआई टैग किए गए सामान शामिल होंगे। 17 में है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। असम वन विभाग को सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफी का साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभयारण्य घोषित किया गया था। एशियाई हाथी एवं भारतीय गोर जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों के साथ साथ यहाँ सांभर हिरन, बार्किंग डियर, हॉग, हिरन, हिमालयन क्रेस्टलेस, शाही भारतीय सिवेट, काले भालू एवं स्लॉथ भालू भी पाए जाते हैं। अब देखिए, खेल से स्पोर्ट्स से संबंधित हम देखने वाले हैं। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको पता ही, जैसा बने हैं, अमित शाह जी के पुत्र हैं। जैसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने। जैसा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं। वे पिछले 5 वर्षों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं। उन्हें आईसीसी के निदेशक मंडल द्वारा न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग बार्कले का स्थान लेने के लिए चुना गया है। वे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2024 में देख ले 19 नंबर क्वेश्चन, 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। यह 2022 सिंगापुर ओपन खिताब के बाद पीवी सिंधु का पहला बीडब्ल्यूएफ एकल खिताब था। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीतकर अपने करियर का 5वां बीडब्ल्यूएफ एकल खिताब जीता। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अर्जुन एडिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले डैश भारतीय खिलाड़ी हैं? तो कौन है? दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अर्जुन एडिगेसी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 1 दिसंबर 2024 को अर्जुन एडिगेसी 2800 ELO रेटिंग तक पहुंचने वाले दुनिया भर के 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वे वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर हैं। उन्होंने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में एक व्यक्तिगत स्वर्ण और साथ ही एक टीम खिताब जीता है। दिसंबर 2024 की FIDE रेटिंग सूची में उनकी रेटिंग 2801 है, जो USA के हिकारू नाकामुरा से ठीक नीचे है। अगस्त नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। यह पहली बार है जब भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे भारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। 19वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 दक्षिण कोरिया में 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई, जिसे दक्षिण कोरिया ने जीता था। और 22वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पवन काम्पेली हैं। पवन काम्पेली ने एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
पवन कम्पेली, जिन्हें मिस्टर टोम्पाई के नाम से भी जाना जाता है, ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित 2024 एशियाई स्पोर्ट्स खेलों के फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एशियाई स्पोर्ट्स खेल 2024 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए गए थे। स्पोर्ट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है, जहां खिलाड़ी मोबाइल फ़ोन, गेमिंग कंसोल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में सऊदी अरब में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन करेगा। 23वां क्वेश्चन है, मेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 दिन से मात देकर पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत ने 5वीं बार जीत दर्ज की है। इससे पहले टीम ने 2004, 8, 15, 2023 और 2024 खिताब जीता है। भारत की जूनियर हॉकी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी PR श्रीजेश निभा रहे हैं। उनके कोच बनने के बाद भारत ने पहली बार कोई खिताब जीता है। गत विजेता भारत की जीत में अरिजीत सिंह हिरदल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे। उन्होंने 3 गोल चौथे, 18वें और 54वें मिनट पेनाल्टी कॉर्नर पर और 47वें मिनट में एक मैदानी गोल किया। यह टूर्नामेंट में भारत की खिताबी हैट्रिक है। 24वां क्वेश्चन है, चौबीस नंबर बोल रहा है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद WBCC की 24वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया। भारत नवंबर 2025 में तटस्थ स्थल या हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करते हुए पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान में खेले जा रहे पुरुष T20 दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप में के चौथे संस्करण से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि वह टीम को पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं दिला पाया था। 4 नंबर है हम लोग का ये सेक्शन, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो देखिए, आपको ये जो हम करेंट दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा से संकलन किया गया। किसी भी एग्ज़ाम, पूरे भारत का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप यहाँ से देखिएगा, हर एक मतलब कि मंथ के एग्ज़ाम से ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये इसका लेवल देखिए, लेवल कितना अच्छा से सेट किया गया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इसमें छूटा है। बस आपको देखना है पूरा का पूरा वीडियो, और इससे जो डेली हम करेंट अफेयर करवा रहे हैं वो भी आप लोग देखते रहिए, ताकि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है उससे भी आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इसरो द्वारा 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है? तो देखिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन है। ये PSLV C59 जो प्रोवा 3 मिशन जिसको बोला गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया। PSLV C59 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रहों को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में लॉन्च किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह ऑर्डर मिला। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्रोवा 3 उपग्रह कक्षा में पहुंचने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। उपग्रह सूर्य के कोरोना, उसके आसपास के वातावरण, सौर हवा और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगा। 26 नंबर है, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? तो दिल्ली। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह तकनीक शैवाल और इसी तरह की वृद्धि को खत्म करके गंदे तालाब के पानी को साफ करने में कारगर होगी। इस तकनीक का लक्ष्य पानी को साफ रखना है, जिससे जलीय जीवों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। उसके बाद है, स्वच्छ जल दुर्गंध शैवाल के जमाव तथा गंदे तालाब के पानी के कारण होने वाले रंग परिवर्तन को रोकता है। अब देखिए, श्रद्धांजलियाँ जिसको दी गई है उसके बारे में इस सप्ताह में। तो हाल ही में अभय कुमार बागची का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अर्थशास्त्र से
अर्थशास्त्र के क्षेत्र से ये देखिए, हाल ही में अभय कुमार बागची का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 28 नवंबर 2024 को आर्थिक इतिहासकार अभय कुमार बागची का निधन हो गया। उन्हें अविकसितता और साम्राज्यवाद पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 1900 से 1939, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट और पेरिस पेरोज जैसी किताबें लिखी। शुरुआत में वे गणितीय अर्थशास्त्री और गेम थियोरिस्ट थे। बाद में उन्होंने आर्थिक इतिहास की ओर रुख किया। वे 1976 से 1998 तक भारतीय स्टेट एसबीआई के आधिकारिक इतिहासकार थे। अब देखिए नियुक्तियाँ और इस्तीफा, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। तो 28वां क्वेश्चन हम लोग का है, 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो देवेंद्र फडणवीस। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को 5 दिसंबर को दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने, जो वहाँ का राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज़ाद मैदान में तो श्री फडणवीस ने सहयोगी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राकांपा प्रमुख अजित पवार के साथ राज्यपाल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हाल ही में हुए चुनावों में महायुति ने 232 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को 132 सीटें, शिवसेना शिंदे को 57 और अजित पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, न्यायमूर्ति मृदु निरुपा बिंदुसिनी फर्नांडो डैश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। कहाँ के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो श्रीलंका के। देखिए, न्यायमूर्ति मृदु निरुपा बिंदुसिनी फर्नांडो श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति मृदु निरुपा बिंदुसिनी फर्नांडो ने श्रीलंका के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे श्रीलंका में इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। उनकी नियुक्ति को संवैधानिक परिषद से मंजूरी मिली है। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या की सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया था। वह 1997 में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल और 2014 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनी। उन्होंने वरिष्ठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया। और तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। इस भयानक घटना ने देश को प्रदूषण के खतरों के प्रति जागरूक किया और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। यह दिवस प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रदूषण के गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? तो 1988 में। देखिए, ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाला जो कांड हुआ था, ये हुआ था आपको 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल में, 2 दिसंबर 1984 को। और 31 में क्या बोल रहा है, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? तो 1988 में। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और एड्स से निपटने में सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय है, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। यह विषय सुलभ अधिकार आधारित स्वास्थ्य सेवा का आह्वान है, जो HIV एड्स से प्रभावित लोगों को जीवंत और पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है और कई संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ लोगों की रक्षा को कमजोर करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत भर में दिव्यांगों के लिए
सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए सुगम्य भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों PWD के लचीलेपन, योगदान और नेतृत्व का जश्न मनाता है। इस वर्ष का विषय एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना है। सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में विकलांग व्यक्तियों PWD के लिए सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका की मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में नौसेना दिवस मनाती है, जो 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया हमला था। 2024 में भारतीय नौसेना दिवस का विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति है। भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर 2024 को उड़ीसा के पुरी में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग बीच में पर एक भव्य परिचालन प्रदर्शन किया। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। चीता धरती पर सबसे तेज जानवर के रूप में जाना जाता है। यह अद्भुत जानवर सिर्फ 3 सेकंड में 70 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। अधिकतम गति पर उनका कदम 21 फीट तक होता है। चीता एक बड़ी पतली बिल्ली है जिसके लंबे पैर होते हैं। इसका छोटा फर पीले भूरे रंग का होता है और हजारों काले धब्बों से ढका होता है। इन बड़ी बिल्लियों का वजन 46 से 158 पाउंड तक होता है। इंटरनेशनल चीता दिवस पर पूनो नेशनल पार्क में चीते, अग्नि और वायु को खुले जंगल में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। इसके बाद अगर वातावरण में यदि सब ठीक रहा तो बाकी चीतों को भी चरणबद्ध तरीके से उनके बाड़ों में आज़ाद किया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो हमारी दुनिया को सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक शांतिपूर्ण और मानवीय स्थान बनाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और कौशल खर्च करते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक दुनिया भर के 169 देशों में शांति, न्याय और समानता के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1985 में की गई थी। उसके बाद है 5 दिसंबर, ये हो गया था। अब हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बोल रहा है 36 नंबर में, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। उसके बाद विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन है। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर के विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह स्वास्थ्य, मिट्टी के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने और मिट्टी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। शिखर सम्मेलन और समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में है पूरा। देखिए, 2 दिसंबर को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP 16 की शुरुआत की गई। कहाँ पे? तो रियाद, सऊदी अरब में। 2 दिसंबर को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP 16 की शुरुआत सऊदी अरब के रियाद में हुई। यह पहली बार है जब पश्चिमी एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 197 देशों के प्रतिनिधियों के साथ शामिल होगा, जो UNCDP के 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्घाटन दिवस पर IUCN पेवेलियन में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, CII ने अपशिष्ट से मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो 9वां होगा। C ऑप्शन सही है।
CII ने अपशिष्ट से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा आयोजित 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वेस्ट टू वर्थ अस्थायी कचरा प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित था। इसने वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ लाया। चर्चाएं नवाचारी रणनीतियों, प्रौद्योगिकियों और नीतियों पर केंद्रित थी जो कचरा घटाने, पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। थीम भविष्य के लिए तैयार और अस्थायी विकास परिवेश के लिए वैश्विक तकनीक साझेदारियों को सक्षम बनाना और बनाना वैश्विक सहयोग पर जोर देती है। सम्मेलन का उद्देश्य अस्थायी विकास को बढ़ावा देना, स्वच्छ पर्यावरण बनाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण का समर्थन करना था। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का कौन सा दौर आयोजित किया था? तो 13वीं दौर आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर सी 13वीं दौर। तो भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ। भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई और वे रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मौजूदा संबंधों को और गहरा बीच ऐतिहासिक सभ्यता, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने साझा हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया है। भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों पक्ष FOC का अगला दौर मिस्र में आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए, दूसरा भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री वार्ता से अलग है। विदेश और रक्षा वार्ता अलग अलग रहे भाई। 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए एक वरिष्ठ आधिकारिक स्तर की व्यवस्था है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के यूरोप पश्चिम के संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने किया। 41 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार और मान्यता। तो यहाँ देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में राज्य श्रेणी में किस राज्य को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो मध्य प्रदेश को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के ऐतिहासिक 43वें संस्करण का समापन 27 नवंबर 2024 को हुआ। मेले में 10 लाख से अधिक आगंतुकों की भागीदारी देखी गई। इस आयोजन में पुदुचेरी को स्वर्ण पदक, मेघालय को रजत पदक और कर्नाटक को कांस्य पदक प्रदान किया गया, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राज्य श्रेणी में विषयगत प्रकृति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक, उड़ीसा को रजत पदक और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 42 नंबर क्वेश्चन है, में दिसंबर 2024 में एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जॉन ने एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। तो फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जॉन ने 2 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। बेंगलुरु में आयोजित पुरस्कार समारोह में मारिया जॉन को 202 देशों की 78,000 नर्सों में से चुना गया। वह फिलीपींस आर्मी हेल्थ सर्विसेज में कंसल्टेंट और फिलीपींस के सशस्त्र बलों के रिजर्व फोर्स की कर्नल है। 54 वर्ष की आयु में मारिया ने 9 महीने का एरो मेडिकल निकासी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया। एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की शुरुआत एस्टर DM हेल्थ केयर ने 2021 में की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मरीजों के लिए नर्सों की असर था।
तो 43 में क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार की शासन लागू दारी पहल में 30 नवंबर 2024 को स्कॉच पुरस्कार जीता। स्कॉच पुरस्कार जीतने इसके लिए बोल रहा है तो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार को 30 नवंबर 2024 को स्कॉच पुरस्कार मिला, जो शासन लागू दारी पहल को मान्यता देता है। इस परियोजना को पूरे भारत में 280 प्रस्तुतियों में से चुना गया था, जिसने 1 साल के भीतर नागरिकों को 5 करोड़ से ज़्यादा लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री के लोक कल्याण प्रकोष्ठ ने इस पहल को लागू किया। इस पहल ने नागरिक केंद्रित प्रशासन श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता। इसने 80 से अधिक प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं को पीछे छोड़ दिया। 44 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है? तो जसलीन कौर ने अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता। जसलीन कौर एक स्कॉटिश कलाकार है। उनकी प्रदर्शनी अल्टर में एक विशाल डेयरी से सजी फोर्ड स्कॉट कार की अनूठी स्थापना है। कौर ने 3 अन्य फाइनलिस्टों फिलीपींस में जन्मे पियो अबाद, मैनचेस्टर में जन्मे क्लाउडेट जॉनसन और अंग्रेजी कलाकार डेनियल लेबास को हराया। टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन का एक प्रमुख समकालीन कला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अब देखिए रैंक और रिपोर्ट के बारे में। तो जस्ट किलर थ्रेटल्स लैब्स 2024 मोबाइल IoT और OT थ्रेट रिपोर्ट 2024 द्वारा कौन सा देश मोबाइल मेलवेयर हमलों देखिए बोल रहा है, जस्लर थ्रेटल लैब्स 2024 मोबाइल IoT और CT थ्रेट रिपोर्ट 2024 द्वारा कौन सा देश मोबाइल मेलवेयर हमलों के वैश्विक लक्ष्य बन गया है? तो भारत। और क्या है, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में हम आते हैं। बैंकिंग एंड इकोनॉमी बोल रहा है, आयकर विभाग की हाल ही में स्वीकृत PAN 2.0 परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। इस परियोजना से 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और एकीकृत पोर्टल होगा। आयकर विभाग के PAN 2.0 परियोजना को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCA ने आयकर विभाग की PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस परियोजना के तहत मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा और एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। मौजूदा अस्थायी खाता संख्या वही रहेगी। PAN 2.0 परियोजना एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य PAN 10 सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करके करदाताओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 47, किस बहुपक्षीय बैंक ने भारत सरकार को भारत के स्वच्छ संयंत्र निर्माण कार्यक्रम के लिए $98 मिलियन का ऋण किया है? तो एशियाई विकास बैंक होगा। उसके बाद 48 में है, जुलाई सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किया, जिसने कुल निवेश का 50% योगदान दिया? सिंगापुर। उसके बाद है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत का कुल विदेशी ऋण $31 बिलियन बढ़कर कितना हो गया? $646.79 बिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक क्या बोल रहा है? विदेशी ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, $646.79 बिलियन। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा UPI लाइट भुगतान की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5000 रुपये। इसमें है RBI ने UPI लाइट भुगतान की सीमा बढ़ा दी। RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति लेनदेन सीमा 1000 कर दी है। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अक्टूबर 2024 में अपनी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में RBI ने इन सीमाओं को समायोजित करने के अपने इरादे की जानकारी दी थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 51 में, दिसंबर 2024 में RBI ने $बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो 91। उसके बाद है देखिए क्या है,
11वीं बार रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हम लोग का केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और समितियां। 52 में है ई दाखिल को केंद्र द्वारा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया। यह पोर्टल 22 नवंबर 2024 को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो लद्दाख में। ई दाखिल को केंद्र द्वारा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चालू है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया था। ई दाखिल एक अभिनव ऑनलाइन पोर्टल है। इसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 53 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकार प्राप्त समिति ने डैश वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो 9 होगा। 54 में है डैश के महाकुंभ क्षेत्र को पूरी यूपी सरकार ने नया जिला महाकुंभ मेला घोषित किया है, तो प्रयागराज में। इसमें है प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को यूपी सरकार ने नया जिला घोषित किया। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को यूपी सरकार ने नया जिला घोषित किया। नवगठित जिले को महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने तथा प्रशासनिक कार्यों से बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के पीछे की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2024 के दौरान व्यक्त की थी। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ प्रयागराज में 13 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। 55 में है किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या है कृषि बागवानी उत्पादकों के बाजार संपर्क को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर पूर्व सीमांत ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत राज्य सरकार स्थानीय किसानों एवं स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठनों और किसान सहकारी समितियों से ITBP को फल, सब्जियां, मांस और पोल्ट्री उत्पाद उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत स्वदेशी किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है 58 में कौन सा राज्य अपनी पूरी मवेशी आबादी को कवर करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने वाला है, तो केरल द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। केरल डेयरी विकास एवं पशुपालन मंत्री ने चिंचू रानी ने कहा कि राज्य के सभी मवेशियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इस अवसर पर चिंचू रानी ने 2 योजनाएं भी शुरू की। पहली अरुणोदयम, जिसका उद्देश्य बाछियों को बेहतर दूध देने वाली गायों में विकसित करना है। दूसरा है स्नेहा मित्रम, जो मिल्मा के मलाबार संघ द्वारा डेयरी किसानों के लिए 10 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा योजना है। 57 में है रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें रायथू बंद के तहत 15,000 एकड़ वार्षिक सहायता का वादा किया गया है, जो रायथू योजना की घोषणा की है। रायथू बंद के तहत 15,000 एकड़ वार्षिक सहायता का वादा किया है, जो 10,000 से अधिक है। योजना अगले सीजन में उच्च गुणवत्ता वाले चावल की किस्मों के लिए 500 रुपये की बोनस देना जारी रखेगी। रायत वर्षा योजना, जिसे किसान निवेश समर्थन योजना के रूप में भी जाना जाता है, 18-19 में किसानों की शुरुआती निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। यह घोषणा खेती समुदाय की चिंताओं को दूर करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करने के उद्देश्य से की गई है। 58 में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह समारोह चंडीगढ़ में इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के भीतर देश में लागू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु,
ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन भी लॉन्च किए गए हैं। 59 में केंद्रीय मंत्री ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए डैश लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? अन्न चक्र। केंद्रीय मंत्री ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। यह उपकरण पीडीएस लॉजिस्टिक नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव और आधुनिकीकरण करेगा और मार्ग अनुकूलन के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा। उत्तराखंड 60 नंबर क्वेश्चन है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000। उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। यह पहल PM मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के रूप में यह परियोजना किफायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद 15 आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें 12,856 घर शामिल है। इनमें से 1760 घर पहले ही लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। MDA द्वारा देहरादून में 3 परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें ट्रांसपोर्ट नगर और तरला हमवाला और परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। घोसाला की परियोजना मार्च 2025 तक पूरी होने की संभावना है। अब देखिए रक्षा करंट अफेयर्स में आप लोग डिफेंस में 61 में अग्नि योद्धा अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। उसके बाद है 62 में भारत किस देश के साथ हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास करता है? तो मलेशिया के साथ करता है। तो इसमें मलेशिया के साथ करता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था देवलाली महाराष्ट्र में 13वां संस्करण हुआ योद्धा अभ्यास का, अग्नि योद्धा अभ्यास का। और 63 में है कि भारत और डैश ने पुणे में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो कंबोडिया में किया। उसके बाद 64 में भारत और रूसी संयुक्त उद्यम द्वारा वंदे भारत स्लीपर परियोजना के लिए कितने डिपो स्थापित किए जाएंगे? तो 9 डिपो स्थापित किए जाएंगे। 65 में है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कुवैत के साथ। उसके बाद 66 में है दिसंबर 2024 में किस देश और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने किया है। उसके बाद 67 में केंद्र और एशियाई विकास बैंक ADB ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जलवायु अनुकूलित जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेघालय, ADB के साथ मेघालय में। 68 में भारत को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए $1.17 बिलियन के सौदे को किसने मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंजूरी दी है। 69 में है संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया है। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2024 के लिए डैश शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन सा है? ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये हम लोग का वीकली करंट अफेयर्स है 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। आप लोग इसको देखना मत भूलिए। इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए और जब तक ये आपको याद ना हो जाए, क्योंकि आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। सो थैंक यू गाइज।